नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हालचाल हैं आप सभी के? भाई उम्मीद करके चल रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा और जहाँ भी होंगे आप लोग बिल्कुल ठाट बाट से होंगे और सब कुछ ओके रिपोर्ट होगा, सब कुछ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो देखिए, आज मैं आपके लिए रेलवे की तरफ से एक जो छोटी सी भर्ती निकाली गई है, ये अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती है ना। इसके बारे में एक छोटा सा इवेंट है और इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाऊंगा मैं। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किन छात्रों को अप्रेंटिसशिप करने से फ़ायदा मिलेगा और किसको नहीं करना चाहिए, मतलब कि अप्रेंटिसशिप, है ना। सब कुछ बताएंगे। एज लिमिट इसमें क्या रखा गया है, कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। नो एग्ज़ाम डायरेक्ट सिलेक्शन, तो क्या प्रोसेस रहेगा इनका सिलेक्शन करने का, और एनटीपीसी ग्रुप डी में कैसे डायरेक्ट जो है इसका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि ग्रुप डी का जो भी वैकेंसी होती है मेरे भाई, वो आरआरसी कंडक्ट कराती है और आपका अप्रेंटिसशिप भी आरआरसी ही कंडक्ट कराती है। अप्रेंटिसशिप भी आरआरसी ही इसको निकालती है, इसका नोटिफिकेशन। तो कैसे कैसे मतलब कि ग्रुप डी वालों को फ़ायदा मिलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मतलब कि फाइनली अगर हम बात करें 100 बात की एक बात, तो अप्रेंटिसशिप क्या है और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई इस सेशन को शेयर कर देना। और सबसे पहले तो एक दिल का इमोजी, जितने भी ऐसे छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं दोस्तों, वो एक बार दिल का इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे, है ना। क्योंकि हमारा जो प्यार है, हमारा जो रिश्ता है दोस्तों, वो बिल्कुल दिल से दिल तक का है। तो जुड़े रहिएगा इस सेशन में। यहाँ पर देखिए, कौशल भारत कुशल भारत, है ना, स्किल इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्दर्न रेलवे, है ना, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से अगर आप चाहते हैं फॉर्म भरना तो भर लीजिए। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा ना कि सर किस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप किया जाता है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, है ना। इसी के अकॉर्डिंग चाहे आप किसी भी दुनिया के, मतलब अपने भारत के किसी भी कंपनी में, किसी भी कल कारखाना, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो, है ना, चाहे वो डिफेंस हो, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यही अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, यही इसी एक्ट के तहत आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी मैंने आपको बता दिया। ये नोटिफिकेशन देखिए कब रिलीज हुई थी, 13 अगस्त को रिलीज हुआ था। मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, लेकिन दोस्तों कोई ना, अभी डेट बिल्कुल यहाँ पर है। अप्लाई करने का जो डेट है, लिंक मैंने दिखा दिया आपको, साइट दिखा दिया। 16 अगस्त से, है ना, स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुकी है और फिर 16 सितंबर तक चलने वाले हैं, लगभग 1 मंथ, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट, यानी कि मेरिट कब तक में आएगी, कितना आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट आपको बताया गया है। ये डेट आगे पीछे हो सकती है, नवंबर 2024 में। कब? नवंबर 2024 में। बाकी बोला जा रहा है एनेक्सर ए में सारा डिटेल्स दिया गया है। तो आइए देखते हैं एनेक्सर जो ए है मेरे भाई, ये क्या कह रहा है ना, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देख लीजिए, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तभी आप इसमें फॉर्म को भर पाएंगे, है ना। तो ये बोला जा रहा है सब कुछ। द कैंडिडेट मस्ट हैव पासेड एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर, यानी कि इसी के समकक्ष जो 10+2 का एग्जामिनेशन सिस्टम होता है ना, वो भी है तो भी चलेगा। विथ मिनिमम 50% मार्क, यानी कि कम से कम एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कि टोटल सब्जेक्ट को मिला करके जितना आपने परसेंटेज गेन किया है वो एग्रीगेट हो गया। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट हैव पासेड आईटी इन रिलेवेंट ट्रेड इशू बाय एससीबीटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो संस्था होती है, चाहे वो एनसीबीटी हो, चाहे वो एससीबीटी से मान्यता प्राप्त हो, आप रिलेवेंट ट्रेड से अगर आईटीआई किए हैं, है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात कहें, 10th प्लस में आईटीआई, 10th प्लस में आईटीआई आपके पास होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कौन सा छात्र नहीं भर पाएगा? वो छात्र एलिजिबल नहीं होगा जिसका आईटीआई का रिजल्ट अभी अवेटेड है। अवेटेड का मतलब हम कह सकते हैं अपनी भाषा में कि अपेयरिंग वाले, है ना।
एग्जाम सब कुछ हमने दे दिया है, सब कुछ ओके रिपोर्ट है, लेकिन फाइनल लिस्ट हमारे फाइनल जो सर्टिफिकेट है ना वो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको नहीं भर सकते, क्योंकि जो आपका मेरिट बनने वाला है ना वो आपके 10th का सर्टिफिकेट और ITI का सर्टिफिकेट दोनों को मिला करके एवरेज बनाया जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए अगर सर्टिफिकेट रहेगा नहीं तो फिर ये काम दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि हो नहीं सकता, ठीक है ना। अगला देखिए, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है ये आपका जो है इसका 16/9/2024 के अनुसार यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। कम से कम यहाँ पर 15 साल आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, 16/9 तक में। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कम से कम 15 साल? क्योंकि देखिए 15 साल कम से कम और अधिक से अधिक 24 साल। अधिक वाला हम बाद में बात करेंगे, पहले 15 वाला बात करते हैं कि 15 साल कम क्यों रखा गया है। कम इसलिए रखा गया है कि अगर मान लीजिए कि आपका अप्रेंटिसशिप हो रहा है ना, अगर अप्रेंटिसशिप, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि जिसका 1 साल का ट्रेड होता है, 1 साल का कोर्स होता है, उसका 2 साल का अप्रेंटिसशिप होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका अप्रेंटिसशिप हो रहा है 1 साल का या फिर 2 साल का, तो फिर आप आगे चल करके जब आप किसी वैकेंसी, किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर आपके एज में, मतलब अप्रेंटिसशिप की वजह से आपके एज में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एज में दिक्कत का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया और आगे जा करके आपके पास एज बचा ही नहीं है, मान लीजिए बचा ही नहीं है कि आप प्रिपरेशन को 3 से 4 साल 5 साल दे सके, है ना। इसलिए कम से कम यहाँ पर 15 साल रखा गया है और अधिक से अधिक 24 साल रखा गया है। इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो आपका एज कितना होना चाहिए? 18, कम से कम कितना? 18 होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। अब यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं भाई कि अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जिसका एज 18 से कम है ना, सुन लीजिए, जिसका एज 18 से कम है उनको अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है। इसलिए करना चाहिए क्योंकि 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है, उस टाइम पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी, मतलब कि 1 साल का जो आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों, वो अब 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी काउंट होगा। इसको पूरी तरह से दोस्तों जो है मंजूरी दे दिया गया है कि अप्रेंटिसशिप को अब एक्सपीरियंस के रूप में भी काउंट किया जाएगा। तो आगे चल के एक्सपीरियंस के रूप में भी आप उसको कहीं पर लगा सकते हैं। बहुत सारी भर्तियां ऐसी निकलती हैं, है ना, बहुत सी भर्तियां ऐसे निकलती हैं जहां पर एक्सपीरियंस मांगता है। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जो छात्र हैं वो वंचित हो जाते हैं, फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहां पर आपको पहला फायदा। दूसरा फायदा कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप रेलवे में कर लिया, ठीक है ना, तो जब आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे वहां पर डायरेक्ट 2 प्रकार से फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि जो ग्रुप डी होता है ना, जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है इसको RRC कंडक्ट कराती है, और ये जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप होती है इसको भी RRC ही कंडक्ट कराती है। यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, जब ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करेंगे आप, तो वहां पर जो आपकी सीटें हैं दोस्तों 20% कितना है ना, उस सीटें जो हैं वो 20% क्या होती है? रिजर्व्ड होती हैं, है ना, आपके लिए रिजर्व्ड होती हैं। हर जोन का आपका अपना अलग से कट ऑफ बनता है इन लोगों का जो अप्रेंटिसशिप किए हैं। और बहुत से कम ऐसे छात्र होते हैं जो अप्रेंटिस करके ग्रुप डी में जाते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्म को। अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करके ग्रुप डी की वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको फायदा क्या मिलेगा? अलग से दोस्तों आप लोगों का कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनता है और वहां पर कंपटीशन भी बहुत कम रहता है, ठीक है ना, रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ नंबर ऐड होते हैं। और दूसरी बात कि जो आपकी ग्रुप डी होती है इसमें जो पीईटी होता है, ध्यान से सुनना, जो इसमें पीईटी होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपने आरआरसी से अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको पीईटी नहीं देना पड़ता है ना। पीईटी, फिर पीईटी का नंबर कैसे मिलता है? जब पीईटी नहीं देता कोई छात्र तो पीईटी का नंबर इस प्रकार से मिलता है कि अप्रेंटिसशिप में जितना परसेंटेज आपने गेन किया है, जितना परसेंटेज आपका है अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पीईटी में नंबर जो है रेलवे दे देती है। तो आप पीईटी से बच जाएंगे और आपका 20% जो सीट है टोटल वैकेंसी का, वो भी रिजर्व्ड रहता है। तो फिर आपको दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर फायदा मिल रहा है। तो अप्रेंटिसशिप जिसका एज 18 से कम है उसको तो मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए, है ना, क्योंकि आईटीआई मान लीजिए आपका कंप्लीट हो गया है और आपका एज है 18 से कम, तो फिर आप तो
क्या करेंगे, जब तक 18 को होंगे नहीं तब तक तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि अगर आपका गोल बहुत मजबूत है, आपका गोल एकदम फिक्स है कि भाई मुझे इस चीज़ की तैयारी करना है, तो आप प्रिपरेशन में लग जाएंगे, यही करेंगे, है ना। और उस टाइम जब आप रेलवे में एक साल अपना दे रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको एक्सपीरियंस भी तो होगा, है ना। तो ये सारी फ़ायदा होती है दोस्तों, ठीक है। और मैक्सिमम आपका जो है ये 24 साल आपका होना चाहिए। अब ऐसे भी छात्र हमारे साथ है ना जिसका एज 24 है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए मेरे भाई, उसके लिए भी तो कुछ अल्टरनेटिव बताइए। उसके लिए अल्टरनेटिव ये है मेरे भाई कि अगर मान लीजिए कि आपने ये सोच रखा है कि मुझे रेलवे में जाना है, आपने सोच रखा है कि मैं इसरो की तैयारी कर रहा हूँ, NPCIL की तैयारी कर रहा हूँ, या इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, आपको 1 साल 2 साल के अंदर जॉब चाहिए, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको अप्रेंटिसशिप की तरफ मूव करना चाहिए। क्योंकि अप्रेंटिसशिप की तरफ आप जाएंगे तो 1 साल अपना टाइम देंगे, और फिर अगर वहीं पर गवर्नमेंट जॉब में आपका फोकस है तो 1 साल अगर रगड़ के तैयारी कर दी है ना दोस्तों, तो नौकरी आपके हाथ में है, फिर अप्रेंटिसशिप की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो दोनों का अल्टरनेटिव मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये बात है। और यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात रहे, ST SC OBC को यहाँ पर 5 साल, ST SC को 5 साल और OBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन। बाकी यहाँ पर जो डिसेबिलिटी बोल रहा है ना, 4 पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, उनको 10 साल का एज में लिमिट है, एज लिमिट में जो है ये छूट जो है ये मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। एप्लीकेशन फ़ी कितना है इसके बारे में भी देखिए, तो एप्लीकेशन फ़ी नाम मात्र का है, 100 रुपये है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अगर देखा जाए मेरे भाई, तो मोड ऑफ सिलेक्शन बोल रहा है कि स्क्रीनिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन देयर विल बी नो रिटन टेस्ट ऑफ वाइवा। ना ही आपका वाइवा होगा, ना ही रिटन टेस्ट होगा। जो आपने 10th में और IT के सर्टिफिकेट में जो भी आपका परसेंटेज है उसी का एवरेज निकाला जाएगा, और एवरेज निकालने के बाद आपका फाइनल यहाँ पर जो है मेरे लिस्ट में नाम आएगा। नाम जो नवंबर में बोल रहा है तो नवंबर तक में आ सकता है ना। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें, जो पॉइंट नंबर 7 में दिया हुआ है कि भाई पीरियड ऑफ ट्रेनिंग स्टाइपेंड एज पर रूल एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पर पैसा तो बताया ही नहीं कि कितना पैसा मिलेगा। तो पैसा देखिए दोस्तों 7 से 8 हज़ार के बीच में मिलता है ना, 7 से 8 हज़ार के बीच में मिलता है, कहीं पर 7,500 भी कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ही देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट का अलग है ना, इसरो का अलग है, कोल माइंस का अलग है, सबका अपना अपना अलग है। कोल माइंस तो पहले 12,000 13,000 तक देती थी, लेकिन अब 2023-24 से ये भी 7-8 हज़ार पे आ गई है। अगर एवरेजन हम 7,000 या 8,000 मान के चले, अगर हम मान के चले 8,000 रुपये, कितना 8,000 पर मंथ मान के चले, तो ये 8,000 आपका बेसिक हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका बेसिक पे हो गया। बाकी आप अगर 1 साल का IT ट्रेड है आपका, तो 1 साल का अगर आपका IT कोर्स है तो वहाँ पर आपको 10% और मिलता है, आपके बेसिक का 10% और। तो इसको मान लीजिए 8,800 हो गया, कितना 8,800। और जिसका जैसे इलेक्ट्रिशियन फिटर हो गया, ये 2 साल के ट्रेड है, कोर्स है, तो फिर इनको तो 8,000 का 15% और जोड़ लीजिएगा, है ना, शायद तक 9,000 9,500 तक होगा, 9,500 तक होगा। तो इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और एक मिनिमम टाइम के लिए यहाँ पर आपसे एग्रीमेंट कराया जाता है इस ट्रेनिंग पीरियड पर, है ना, एग्रीमेंट कराया जाता है कि 1 साल के बाद हम आपको रखेंगे नहीं, कि आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर लिया तो हम आपको रख लेंगे यहीं पर, है ना। एक यहाँ पर दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड पर आप रहते हैं, और जो ग्रुप D होते हैं ना रेलवे में, उनके साथ आपको काम करना होता है और नॉलेज वहाँ पर लेते हैं। 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट देने के बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। www.rrcnr.org यहाँ पर जा करके चाहे तो आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन में जा करके फॉर्म जो है ये भरा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है ना। जिस उद्देश्य के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ था वो उद्देश्य मेरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी इस वीडियो को शेयर करना ना अब आपका काम है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर हमारा बहुत ही प्यारा फैमिली है, बहुत ही प्यारा परिवार है, इस परिवार का हिस्सा बनिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।